अगर आपको जज एडवोकेट जनरल बनना है इंडियन आर्मी के अंदर, तो आपको क्लैट पीजी का एग्जाम तो देखिए क्रैक करना ही पड़ेगा। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप क्लैट पीजी 2026 एग्जाम के थ्रू कौन कौन से जैग एंट्री एसएसबी एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, उनके लिए आप कितना कट ऑफ मार्क्स चाहिए, आप उन मार्क्स को स्कोर करोगे कैसे, तैयारी कैसे करनी है आपको क्लैट एग्जाम की, सारी बातें हम लोग डिटेल में करेंगे। तो इसीलिए प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक पूरा सुनकर देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल सम्भव ब्लॉग को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए आप इस बार जैग एंट्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर चाहिए एक ऐसा कोर्स जहां पे आपको 5499 के अंदर में, जहां पे आपको क्लैट पीजी एग्जाम के सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर, सारे पैटर्न के सब कुछ मिल जाते हैं अलॉन्ग विद माय पर्सनल मेंटरशिप, तो आप डेफिनेटली हमारा क्लैट पीजी कंप्लीट कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स कि आपके इस क्लैट पीजी 2026 एग्जाम के थ्रू आप कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल रहोगे। तो जैसे आप देख सकते हो कि 32, 33, 34 और 35 जो आपका कोर्स है, ये आपके जो है हो चुके हैं इनके एसएसबी कंप्लीट, और यहाँ पे मई जून 2025 के अंदर 35 वाला कोर्स जो है उसका यहाँ पे एसएसबी होगा। अगर आप देखोगे तो इनके अंदर क्लैट पीजी 2023 इसके लिए लगा, 2024 वाला जो स्कोर था वो 34 तो 35 वाले के लिए था, और आपका जो 36 तो 37 वाला होगा उसके अंदर 2025 जो क्लैट हुआ था ना स्टूडेंट्स, उसका स्कोर लगेगा, और उसका जो आपका एसएसबी होना है वो आपका मई और जून 2026 में और जनवरी या आपका फरवरी से नवंबर लेके फरवरी 2025 में होगा। आप क्लैट पीजी 2026 के थ्रू यहाँ पर 38वें जो आपका एडिशन होने वाला है जैग एंट्री एसएसबी का, उसके लिए आप यहाँ पे क्वालिफाई करोगे, जो कि क्लैट पीजी 2026 का स्कोर लेगा, और उसका एसएसबी जो है वो आपका नेक्स्ट ईयर नवंबर में होने का चांस है, या फिर हो सकता है फरवरी में आपका हो 2027 में। तो उसके लिए तैयारी आपको अभी करनी है, क्योंकि आपका सबसे कहीं 7-8 महीने रह गए हैं, और या फिर हो सकता है उससे भी कम टाइम रह गया हो जब आप ये वीडियो को बेसिकली देख रहे हो। तो आप उस हिसाब से अगर मान लो तैयारी करना शुरू कर रहे हो क्लैट पीजी एग्जाम की, तो इस वीडियो में हम लोग एक्जैक्टली यही समझते हैं कि पेपर पैटर्न, कट ऑफ, सिलेबस, बाकी सारी चीजें क्या है, ताकि आपको डिटेल आइडिया पूरी चीज का मिल जाए। अब बात हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न के साथ, जिसमें आपको ये दिखता है कि जो पेपर आपका है टोटल 120 मार्क्स का है, जिसमें आपको जैग एंट्री क्वालिफाई करने के लिए मेरे हिसाब से कम 35 से 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और इसके पीछे 2-3 रीजन। पहला रीजन तो यही है कि आपका जो 34th कोर्स था ना, उसके लिए आपका 29 मार्क्स की कट ऑफ थी, और उसके अलावा जैसे 38th कोर्स पे आप जब आओगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है। पिछले साल करीब 12,000 लोगों ने क्लैट पीजी दिया था, इस साल 2025 में करीब 17-18,000 लोगों ने क्लैट पीजी दिया है। तो एटलीस्ट उम्मीद करिए कि 20,000 लोग से 22,000 लोग 2026 में क्लैट पीजी का एग्जाम देंगे। और प्लस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है, जहां पे जुडिशरी एग्जाम्स के लिए 2 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी होगी। तो उन लोगों के पास यही ऑप्शन है कि वो जैग एंट्री के लिए एग्जाम दे क्लैट पीजी का, ताकि उनको सरकारी नौकरी मिल सके। तो आपके लिए कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है, और इसी की वजह से आपका कट ऑफ भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो आपको एटलीस्ट 35 से 40 मार्क्स टारगेट लेके चलना ही चलना है, और इतना मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है एग्जाम के अंदर, बिकॉज ये एग्जाम काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पर आप ये देखोगे कि आपको देखिए पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 12 पैराग्राफ का मान लो पेपर आया, तो उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंट जजमेंट्स है, जो लैंडमार्क जजमेंट्स, वो पूछे जाएंगे, और उसमें से जुड़े हुए 10 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको पैराग्राफ में पढ़ के देखना है कि भाई आंसर क्या है उसमें या फिर नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको कंसेप्चुअल नॉलेज इतनी होनी चाहिए, या तो केस की या फिर सब्जेक्ट की जो कि उस केस से जुड़ा हुआ है, ताकि आप उस चीज को आंसर कर पाओ। और एटलीस्ट आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अगर मान लो आप 70 अटेम्प्ट करोगे, तो आपका कहीं ना कहीं मान लो 20-25 क्वेश्चन गलत हुए और आपको नेगेटिव मार्किंग में 0.25 मार्क्स की यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव मार्किंग झेलनी पड़ी, तो आप कहीं जाके 35-40 ला पाओगे। तो एटलीस्ट 70 अटेम्प्ट करने के लिए आपका सिलेबस कम से कम 70-80% जब कंप्लीट होगा तो ही आपका काम बनेगा। और यहाँ पे आपको 20 पैराग्राफ और यहाँ पे 24 पैराग्राफ के पेपर भी यहाँ पे मिल सकते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट इतने ज्यादा होते हैं, करीब हर उसमें करीब 16-17 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको अलग अलग उसमें मिलेंगे पैराग्राफ बेसिस पे, जो कि बहुत डिफिकल्ट बनाता है एग्जाम को, बिकॉज जो टाइम होता है 2 घंटे का, उसमें ये पेपर कर पाना बहुत कठिन हो जाता है कई कैंडिडेट्स के लिए, जिन्होंने तैयारी अच्छे से नहीं करी, जिन्होंने मॉक पेपर सही से नहीं लगाए। तो इसीलिए यू नीड टू टेक दिस प्रिपरेशन वेरी वेरी सीरियसली। पहली चीज तो ये होगी। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा कि आपके पास देखिए, अब यहाँ पे टाइम की बात अगर मैं करूँ तो आपका एग्जाम ये आपका 7 दिसंबर को होगा, और जैग एंट्री में 35-40 मार्क्स लाने के लिए कम से कम आपको 3 से लेकर 4 महीने प्रॉपर तैयारी करनी है, जिसमें कि आपका मे बी बॉर्डर लाइन चांस होगा कि आप यहाँ पे करीब 35-40 नंबर ले आओ। और अगर आपको प्रॉपर फुल प्रूफ तैयारी करनी है कि जहां पे आप चाहते हो कि मेरी 50+ आ जाए, तो आपको तैयारी करीब अभी से ही, मतलब अप्रैल या मई से शुरू करनी पड़ेगी। उससे पहले अगर आप नहीं शुरू करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा देर हो जाएगी यहाँ पे इस एग्जाम की तैयारी करने में, बिकॉज आपको जो जो पढ़ाई करनी है, अगर मैं आपको बताना शुरू करूं, तो पहली बात आपको यहाँ पे फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं।
और फाउंडेशन सब्जेक्ट्स आपको कम से कम 22-23 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, अलॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, अलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बैंकिंग लॉ, आपको टैक्स लॉ, सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद आपको कम से कम यहाँ पे केस लॉज में बात करोगे तो 150 लैंडमार्क केसेस और आपको करीब 300 रीसेंट केसेस पढ़ने हैं। उसके बाद आपको मॉक पेपर्स की बात करें तो कम से कम 25 से लेकर 30 मॉक पेपर्स जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रिपरेशन कायदे से होगी। और इसमें भी जब आप फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पर डिटेल्ड स्टडी करनी है अलॉन्ग विद डिटेल केस लॉ। जैसे मान लीजिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ते हो तो आपको केशवन भारती का केस पढ़ना है, पुट्टा स्वामी पढ़ना है राइट टू प्रिवेसी के अंदर। रिजर्वेशन के अंदर जाओगे तो आपको एमआर बालाजी से लेके इंद्र साहनी से लेके ईवी चिनैया या उसके नीचे जितना आप जा सकते हो, जो आपके रिसेंट में जितने केसेस आए आपको सारे के सारे यार देखो पढ़ने हैं A to Z। ठीक है, आपका भी वो दविंदर सिंह का केस जो लास्ट अभी आया वहां तक पूरा जाना है और एक एक रूट पकड़ पकड़ के आपको चलना है, मतलब केवल रिजर्वेशन के अंदर ही आप केवल बात कर रहे हो तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट और आपको टाइम यहाँ पे प्रॉपर देना है। इसलिए तैयारी आप जितनी जल्दी शुरू कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और लैंडमार्क केस लॉज जैसे आपको पता है 150 केसेस तो आपको 2017 से लेकर 2025 के पढ़ने। रिसेंट केस लॉज की बात करते हैं तो आपको कम से कम 300 केसेस हर सब्जेक्ट के पढ़ने हैं, जो कि आपको SCC ऑनलाइन या बार एंड बेंच या इसमें मिल जाएगा। उनके लॉ डाइजेस्ट वगैरह आते हैं, वहां से आप जाके उन केसेस को देख सकते हो। उन केसेस को फाइंड आउट कैसे करना है, पढ़ना कैसे, वो मैं आपको अभी आगे समझा देता हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं कि आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को कैसे हैंडल करना सब्जेक्ट वाइज, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास जो है करीब 4 पोर्शंस में सिलेबस आपका डिवाइड किया है मैंने आपके लिए। जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर अगर आप चेक करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन, लेबर, एनवायरमेंट, आर्बिट्रेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ये आ गया। फिर बिजनेस लॉ के अंदर आप जाओगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट, टैक्सेशन, आईएनआई, पार्टनरशिप, कंपनी और ये आपका कंज्यूमर एक्ट ये सब आपको मिल जाएगा। क्रिमिनल लॉ में जाओगे तो आपको तीनों बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए मतलब आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस ये आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा जो छोटे छोटे माइनर एक्ट्स है वो आपको सारे पढ़ने हैं। और आप अदर्स में जब आते हो तो आपको फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस ये सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने पड़ेंगे। तो इन सबको कवर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूं कि आपको सिलेबस में 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करके तैयारी करनी है। लेकिन उसके पहले जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि अगर आपको तैयारी करनी है, जैक एंट्री आपको क्वालिफाई करना, 35-40 आप टारगेट लेके चल रहे हो और आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जहां पे आपको फुल ऑन कोचिंग की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू आप चाहते हो कि आपका कोर्स का जो तैयारी है वो आपकी हो जाए, तो आप हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में एनरोल करने का सोच सकते हो। 5499 में इस कोर्स के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स, इवन इसके अंदर अब हम लोग जो आपके और एग्जाम्स होते हैं, जैसे मान लो आपको LLM करने के लिए एलेट पीजी या यूटी पीजी भी देना, तो उसके भी 4-5 मॉक पेपर्स हर एग्जाम की ये भी हम लोग यहाँ पे अवेलेबल करवाने वाले हैं, तो आपको वो भी चीज कवर हो जाएगी। प्लस पर्सनल गाइडेंस भी आपको रहेगी कि अगर आपको मान लो जैक एंट्री के अंदर भी हेल्प वगैरह चाहिए कि कैसे तैयारी वगैरह करनी है, क्या करना है, इंटरव्यू वगैरह कैसे जब चीजें होती है वो भी आपको हम लोग पूरा हेल्प करेंगे। पूरा मतलब A to Z आपको पूरा चीज मिलेगा। तो आपको एनरोल करना है 5499 में, चेकआउट इस कोर्स को कर सकते हो। अब इसके आगे चलिए हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो आपकी पहली बात तो बेसिक्स है उनको आप पहले कवर करिए कि आपको पहली बात तो बेयर एक्ट आपको अपनी हर सब्जेक्ट की रखनी है। जो सब्जेक्ट मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूँ सबकी आपको बेयर एक्ट होनी चाहिए, जो एक्ट मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज विदाउट बेयर एक्ट आपका कोई काम नहीं होगा। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि आपके ना पोस्टेड स्टैम्प्स आते हैं ना, पोस्टेड आप प्लीज ले लो और आप जो भी केस लॉज आगे पढ़ोगे जाकर, लैंडमार्क केस लॉज पढ़ोगे, रिसेंट केस लॉज पढ़ोगे, उनको आप पोस्टेड के ऊपर लिखोगे कि जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ा केस पुट्टा स्वामी, मैंने लिखा केस पुट्टा स्वामी इज रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी, और राइट टू प्राइवेसी लिख के मैंने उसको आर्टिकल 21 के पास चिपका दिया, बिकॉज राइट टू प्राइवेसी इज आर्टिकल 21। वहां पे जैसे ही मैं जाऊंगा मेरे को पोस्टेड दिख जाएगा कि हाँ पुट्टा स्वामी, उसके नीचे की ये केसेस है, तुरंत आपका रिवाइंड हुआ, तुरंत रिवीजन हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि हर बेयर एक्ट के साथ आपको ये काम करना, पहला काम तो ये। दूसरी चीज, आपको कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स को यहाँ पर स्टडी नहीं करना है मेजर सब्जेक्ट्स के लिए, अभी इतना टाइम नहीं है, आप नहीं यूज कर सकते हो, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो टाइम है वो 4-5 महीने का है। और यहाँ पर इतना अगर आपने सोचा कि भैया ठीक है मैं जो है मेजर बुक से करूंगा, JN पांडे उठाऊंगा, HM सीबीआई या पता नहीं क्या क्या लेवल की बुक उठाऊंगा, नहीं पढ़ाई कर पाओगे। आपको कोशिश करनी है कि आप जो AK जैन सीरीज की बुक्स हैं, या फिर अगर मान लो कोई कोचिंग, अगर जैसे मान लो अच्छी कोई कोचिंग है आपकी दिल्ली में, कई ऐसी कोचिंग से उनके अगर आप नोट्स ले पा रहे हो, नोट्स आप ले लो, उसमें से आप पढ़ाई करो। और उसके अलावा अगर आपको माइनर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है जो कि आपको जुडिशरी कोचिंग के नोट्स पे नहीं मिलेगा, उनके लिए आप इंटरनेट पे जाइए, नेट पे बस सर्च कर लीजिए कि फला फला सब्जेक्ट का नोट्स मेरे को चाहिए, आपको आराम से मिल जाएगा, उसमें से पढ़ाई करो। मेजर बुक्स के ऊपर आप तभी जाओ जब आपकी वो वाली पढ़ाई जो है ना, जो कोचिंग के नोट्स वाली है, वो खत्म हो जाए, या फिर आप मान लो संभव लो हमारे से नहीं एनरोल हो, हम लोगों ने तो जो मटेरियल है उसके अंदर इतना कंटेंट डाला है, पूरा पूरा मतलब कवर कर दिया इतना कि आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, पूरा उसी से आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो आपका ये कोशिश करो कि जो आपकी मेजर बुक है उसको आप तभी चेक करो जब आपका ये कोचिंग वाला मटेरियल जो है वो अपना खत्म हो जाए। फिर आप अगर चाहते हो कि भाई मैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू भी थोड़ा सा पढ़ाई करूं, मेरे को केवल बोरिंग लगता है,
तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल करिए। यूट्यूब पे जाइए, आपको आराम से किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिल जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पे टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ा के रखा है, उसका आप इस्तेमाल करके आराम से तैयारी अपनी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा आपको देखिए स्टूडेंट 2 सेट ऑफ रजिस्टर्स मेंटेन करने की जरूरत है। उन 2 सेट ऑफ रजिस्टर्स में आपको एक सेट के अंदर में ये नोट करना है कि हर सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सा केस आया, और उस केस का आपका एक इंडेक्स बन जाएगा। आगे मैं बताऊंगा कैसे वो इंडेक्स आपको बनाना है। और दूसरे में आपको उस केस की जो केस लॉ समरी होती है वो आपको बना के रखनी है। वो सारी चीजें कैसे करनी मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताता हूँ। और उसके अलावा अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको आपकी बिल्डिंग की ना हैबिट डेवलप करनी होगी। बिकॉज पेपर के अंदर आपके लंबे लंबे पैराग्राफ आते हैं, तो आप द हिंदू या द प्रिंट या कोई भी अच्छा जो भी न्यूज़पेपर आपके उसमें आता है, या ऑनलाइन अगर आप लेना चाहते हो आप ले लो। और रोज लीगल सेक्शन जो होता है ना, इधर उधर का नहीं, लीगल सेक्शन को जाके पूरा पढ़ो। आपको वैसे नॉलेज भी आपकी अपडेट होगी, उसके साथ में की रीडिंग हैबिट भी बनेगी, तो उससे आपको काफी बेनिफिट होगा। दूसरा आपको काम ये करना है कि आपको किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन के मॉक पेपर्स में एनरोल करना है। चाहे आप संभव लॉ में भी आ सकते हो, हम लोग के मॉक पेपर्स 3999 में अवेलेबल है आपके पास। इसके अंदर फायदा ये होता है कि आपको जो केस लॉ समरीज होती है ना, वो भी आपको पूरी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपको और कहीं जाना नहीं है इंटरनेट पे भटकने के लिए कि मैं केस लॉस कहाँ से पढ़ूं। और साथ में आपको फुल लेंथ मॉक पेपर्स 50 और 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स पूरे मिल जाते हैं। तो अगर आप इसमें एनरोल करते हो, फिर मान लो किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूशन को उसमें एनरोल करते हो, तो उनकी आपको डिटेल्ड प्रैक्टिस करनी है आफ्टर स्टडी प्रॉपरली फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ, जितना आपके पास बचा हुआ टाइम उसमें आपको करना पड़ेगा। फिर हम लोग बात करते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे डील करना है। तो देखिए पहली बात, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को देखिए स्टूडेंट्स कायदे से करना है, और आपको डिटेल में इनकी पढ़ाई करनी होगी। उसके लिए मैं जैसे कहा एक या किसी से आप तैयारी कर सकते हो। फिर ये जितने आपके लॉज हैं ये आपके हैं लेबर लॉ के बेयर एक्ट्स, इन सारी बेयर एक्ट्स को आपको कायदे से करना है, और इनके अंदर की जो थ्योरी है उसको भी आपको कायदे से पूरा करना है। आप चाहे तो मेरी 8 मंथ स्ट्रेटजी वीडियो देख सकते हो, वहां पे मैंने एक चीज समझाई कि कितने दिन में क्या कैसे करना है, तो वो स्ट्रेटजी भी आप फॉलो कर सकते हो। या फिर जो भी अभी रिसेंट वीडियो मैंने डाली है फॉर इन रिगार्ड्स टू कितने मंथ में आप प्रिपरेशन कर सकते हो, उसको जाके फॉलो करना कि जितना टाइम आपको मिलता है उसके हिसाब से आप उस वीडियो को फॉलो करोगे ना, तो आपको एक पूरी रीजनेबल टाइम फ्रेम मिल जाएगी कैसे आपको प्रिपेयर करना, तो उसको जरूर फॉलो करना। उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल लॉ जैसे हो गया, इसके लिए आपको ये वाले बेयर एक्ट्स को पूरा पूरा कंप्लीट करना है, अलॉन्ग विद जो इन्वायरमेंटल लॉ के अंदर में कनेक्शन है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ, लेबर लॉ का जो कनेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ, वो पूरा आपको पढ़ना है। और उसके अंदर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो लैंडमार्क केसेस आ रहे हैं, मान लीजिए एनवायरमेंट लॉ के अंदर ही बैंगलोर वाटर सप्लाई का केस इंपॉर्टेंट है, पुराना केस है लेकिन उसका पैराग्राफ यहाँ पे आया। अब हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर दे गो हेड एंड दे आस्क यू कि चलो भैया मेनका गांधी के केस पे हमने उठा के पूरा पैराग्राफ दे दिया। अब आपको पूरा पता होना चाहिए ना कि मेनका गांधी के केस के अंदर क्या क्या जजमेंट दिए गए। ये मान लो कोई भी और केस उन्होंने पूछा, या मान लो एनवायरमेंट लॉ के अंदर वो लोग आ गए एमसी मेहता का कोई केस उठा के पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको इनकी डिटेल स्टडी करनी ही करनी है, और रीसेंट केस लॉस के साथ भी उनको मिला के आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका आर्बिट्रेशन एक्ट आपका जो है उसके लिए ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, 1-2 दिन का काम है। और कंटेम्प्ट कोर्ट्स एक्ट भी अगर आप करना चाहते हो कर लो, अगर आप इसको अगर आपको छोड़ना भी है ना, तो अगर आप नहीं भी करोगे पूरे सब्जेक्ट को तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। एक और चीज, ये आपके जितने सब्जेक्ट्स है ना, ये 4 इन्वायरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको पक्का पक्का तैयार करिएगा, छोड़िएगा मत। बाकी आर्बिट्रेशन छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन इनको पूरा पढ़ के जाना। फिर अगर आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करता हूँ आपसे, अगर कि आप मान लो जो ये आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस जैसे मान लो पढ़ रहे हो, तो इनको आपको पूरा पूरा दोनों ही बेराक पढ़नी पड़ेगी। बिकॉज रिसेंट में भी जो जजमेंट्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके अंदर आईपीसी और सीआरपीसी का ही यूज हो रहा है अभी भी, तो क्वेश्चंस भी उन्हीं से पूछे जाएंगे। आप तो आपको सेक्शंस दोनों के याद करने हैं, कंसेप्ट सेम रहता है, इलस्ट्रेशन सेम रहता है, जो भी आपका पूरा का पूरा लिटरेचर होगा, सब्जेक्ट के केस लॉज होंगे वो सेम रहेंगे, बस कुछ नए लॉज ऐड हो जाएंगे। तो इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है पढ़ाई करना, दोनों की पढ़ाई करके आपको चलना है। फिर आता है कि आप ये जो छोटे छोटे एक्ट होते हैं ना, जेजे एक्ट हो गया भाई, आपका यूएपीए एक्ट हो गया, इनको कैसे पढ़ोगे। तो उनका पढ़ने का तरीका भाई ये है कि आप इसमें जो इस एक्ट के हिस्ट्री हो गए, फीचर्स हो गए, फिर हमने देख लिया कि भाई इंट्रोडक्शन क्या है, क्यों इस एक्ट को लाया गया था, डेफिनेशन क्लॉज भाई देख लिया, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे मार्क्ड है। बिकॉज ये जो चैप्टर्स होते हैं इनका आपको पता चलता है बाय द केस लॉज, जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट को यहाँ पर इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो के नजीब और ख्वाब फसल के अंदर यूएपीए एक्ट को इंटरप्रेट करा गया, जिस वजह से हमें पता है कि ये चैप्टर जो है साला पूरा इंपॉर्टेंट है, इनको हमको पढ़ के जाना है। और उसके अलावा इसको जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं उसको इंटरकनेक्ट करके पढ़ाई कर रहा हूं विद जो रिसेंट आपके केस लॉज आए हैं, और आपके जो यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आर्टिकल 20, 21, 22 और सीआरपीसी के अंदर बेल से जो इनका कनेक्शन है, उसके हिसाब से मैं उसको पढ़ रहा हूँ। बिकॉज वेन एवर यू रीड एनी एक्ट जो कि बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है ग्राउंड के ऊपर, उसके बेसिस पे आपको पढ़ाई उसकी करनी। बाकी जितना उसका कूड़ा कबाड़ा लिखा है
क्या है, कैसे है, क्यों है, नन ऑफ दैट मैटर्स। केवल इसी के ऊपर यहाँ पे क्लैट पीजी के अंदर क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान करके चलना। तो इसीलिए इन सब्जेक्ट्स जितना आप ये देख लो, बेराक जितनी आपकी ये है, इनको करने मुश्किल से आपसे 1 से 2 दिन लगेगा, उससे ज्यादा आपको लगेगा ही नहीं। डोंट वरी, अगर आप कोर्स में एनरोल्ड हो, वहां हमने पूरा पढ़ा के रखा है, खुद से पढ़ने जाओगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसीलिए इसको पूरा कर लेना। और इसमें भी ये जो 3 देख लो ना यार, इसको पक्का पक्का करके जाना। बाकी अगर इन सबको छोड़ना भी है, छोड़ सकते हो, कैसी दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे जब अदर लॉज में आप आते हो, तो आपको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और इंटरनेशनल लॉ को मिलाकर पढ़ना है। इसमें ह्यूमन राइट्स आता है ना, इसमें आपका पूरा यूएन की बॉडीज और पूरा आपका कन्वेंशन वगैरह सब कुछ अलग से आपको देखना पड़ता है, वो पूरा आपको देख के चलना है। ह्यूमन राइट्स लॉ कॉलेज में अलग से पढ़ाया जाता है, पूरा आपको वो पार्ट पढ़ के जाना है अलॉन्ग विद इंटरनेशनल लॉ प्रॉपर। और उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप आईसीसी और आईसीजे जो आपके हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनके वेबसाइट पे चले जाना। ये वैसे हमने कोर्स के अंदर सब कुछ प्रोवाइड करके पहले से रखा हुआ है, अगर आप चले जाओगे वेबसाइट पे, वहां पे आपको जजमेंट्स इनके मिल जाएंगे। और जूरिस्प्रूडेंस को तो भाई अभी से पढ़ना शुरू कर दो, उसको छोड़ो ही मत, उसको आप अभी से उठाओ। आपको कोई एक, या तो आप एनडी प्रांजपे उठा लो किताब, या फिर आप बीएनएम त्रिपाठी उठा लो, आप उसमें से जाओ, पूरा पढ़ाई करो, पूरी किताब चार्ट मारो। बिकॉज जूरिस्प्रूडेंस में से भरोसा नहीं होता है कि किस पर्टिकुलर पोर्शन से क्या सवाल पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, कोई भरोसा नहीं है, तो आपको पूरा पढ़ना है। अलॉन्ग विद दैट आप हिंदू लॉ की बात करते हो, तो हिंदू लॉ के अंदर ये जितने आपके एक्ट्स हैं, इनको आपको करना है फैमिली लॉ, मतलब हिंदू लॉ के लिए। और मुस्लिम लॉ के लिए भी आपके कुछ बेयर एक्ट्स हैं जो कि आपको करने पड़ेंगे। उसमें खास करके जो वक्फ वाला पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है, उसको कायदे से करना, उससे आपका काम आराम से हो जाएगा। और इसके रिसेंट केस लॉस को कायदे से कर लेना। अलॉन्ग विद दैट आप आईपीआर की बात करते हो, तो आईपीआर के अंदर में केवल ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और बाकी जितने आपके डिजाइन पैटर्न्स हैं उनको करो। बाकी जीआई वगैरह हल्का फुल्का कर लो, बहुत क्वेश्चन इसमें से नहीं आने वाले। और मेजरली मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर आप मान लो थोड़ा सा टाइम आपकी कमी है टाइम की, तो आप इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और हिंदू लॉ को करके जो ना, मुस्लिम लॉ छोड़ भी दोगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और आईपीआर और आईटीआई भी छोड़ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर लास्टली हम लोग बात करते हैं कि भाई बिजनेस लॉ में आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट, ये 3 सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिला के आप पढ़ लो। कॉलेज में भी आपने देखिए मिलाकर ही पढ़ा था। फिर आपको कंपनीज एक्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको करके जाना है। टीपी आपका इंपॉर्टेंट है, वो करके जाना है। और इनकम टैक्स एक्ट विद जीएसटी वाला जो पूरा पोर्शन है, और अगर अमेंडमेंट इसका आता है तो वो भी आपको करके पूरा जाना पड़ेगा। इसके बाद आपके ये जितने सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो ना, इनको आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स के साथ ही मिला के पूरा पढ़ोगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गया, कंपटीशन एक्ट हो गया, ये पूरा मिला के ही टॉर्ट्स के साथ पढ़ोगे। अगर आपको छोड़ने का मन है तो आप इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड को, इंश्योरेंस लॉ को और बैंकिंग लॉ को चाहो तो छोड़ सकते हो, पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं आता। लेकिन बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको पढ़ना जरूरी है। तो ये आपका चीज एक हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको केस लॉज को पढ़ना कैसे है, आप पता कैसे करोगे कि भाई कौन सा मेरे को केस पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना। तो जब आप जाओगे, पहली बात तो लैंडमार्क केस लॉज के लिए तो एससी ऑब्जर्वर की एक वेबसाइट है, वहां चले जाना। वहां पे आपको सारे लैंडमार्क केस लॉज मिल जाएंगे, पेंडिंग हो चाहे आपका डिसीजन आ चुका हो, पूरे आप पढ़ लेना उसको। वहां पे केस समरी मिल जाती है, काम आपका वहां से आराम से हो जाएगा। और नहीं तो कोर्स में एनरोल्ड तो वहां पे सारी चीजें पहले से करके रखी हुई है। फिर दूसरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन, ऐसे डिसीजन जिसमें कि मान लो कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी है, ये टाइप के डिसीजन आपको लाइव लॉ के अंदर में और बार एंड बेंच में मिलेगा। यहाँ पे आपके जो वो होते हैं ना डाइजेस्ट होते हैं केस लॉ वाले, केस लॉ डाइजेस्ट आपको पूरे पूरे मिलेंगे। उनके अंदर से आपको इस टाइप के जजमेंट जो मैं बता रहा हूँ आपको ढूंढना है, और उनके आपको बैठ के नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने का तरीका भी यही है, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, पर ये आपको काम करना है। इसके अंदर में ऐसे डिसीजन जिसमें मान लो कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दे दी, मान लो सीआरपीसी के बारे में कि बेल ऐसे ऐसे वर्क करेगा पर्टिकुलर पर्सन के लिए, मान लो अरेस्ट के अंदर इस तरीके से चीजें वर्क करेंगी, वो आपको रटने हैं। फिर ऐसे डिसीजन जिसके अंदर कोई कंट्रोवर्शियल इशू यहाँ पे मान लो आ गया, जैसे मान लो अमीर देवगन का हुआ था, या फिर आपका अर्नब गोस्वामी का हुआ था, उसमें वो देते हैं क्लैट वाले उसका पैराग्राफ, उसको थोड़ा सा देख के चलना। फिर क्या ऐसा डिसीजन जिसमें मान लो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई इंटरप्रिटेशन दिया था, यूएपीए के ऊपर अभी रिसेंट में जजमेंट आया ये आपका के नजीब का, उसने इंटरप्रेट करा यूएपीए एक्ट को, तो उससे पता चला कि हाँ ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो आपने पढ़ना है। और मान लो कोई और एक्ट का आता है, एनडीपीएस एक्ट का मान लो है, तो वो आप पढ़ोगे। फिर ऐसे डिसीजन जो कि मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टेस्ट करते हैं, मान लो वेब फैक्ट है, चैलेंज अभी हुआ है, चैलेंज होने के बाद इसका सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा ही देगा कभी ना कभी, तो आपको वो पढ़ के जाना है। इस तरीके से पूरा आपका वर्क करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैसे नोट्स बनाने हैं और क्या स्टडी करना है केस लॉ के अंदर। तो देखो लैंडमार्क केस लॉ पढ़ रहे हो तो नेम ऑफ द केस इंपॉर्टेंट होता है, उसको जाके डायरी में नोट कर लेना आपके रजिस्टर में। उसके बाद आपका जो कोरम ऑफ जज होता है, जजेस के नाम, बेंच का पूरा वो रट लेना और नोट कर लेना, मतलब उसको। और उसके जो कंकरिंग वाले हैं वो नोट कर लेना, डिसेंटिंग वाले हैं उनको नोट करना, और उन्होंने जो जो ओपिनियन दी है उसको थोड़ा सा नोट कर लेना। उसके अलावा जो उन्होंने अपना रेशियो डिसडेंडाई दिया होगा ना मेन जजमेंट का, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको कायदे से हाईलाइट करके पूरा लिखना, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोई ऐसे उसमें जजमेंट भी होंगे ना जो कि यार ओवर रूल किए होंगे, या फिर उन्होंने उस जजमेंट के अंदर में किसी पर्टिकुलर एक्ट को साइट किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी एक्ट को साइट करा है, फिर किसी केस लॉज को इंपॉर्टेंट साइट करे से अभी इस वाले केस में आप देख सकते हो केएस पुट्टास्वामी नलसा को साइट करे, तो वो आपको नोट करना है।
इसके बाद जो जो लॉज वहां पे इन्वॉल्व हैं, कि मतलब जो लॉ था, लॉ उस कानून उस पर्टिकुलर केस के पहले कैसा था, उस पर्टिकुलर केस के बाद कैसा, वो पूरा आपको देख के चल रहा है। उसके बाद आपका कोई मान लो प्रिंसिपल से कोई डॉक्ट्रिन या ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट मान लो अगर आता है, थोड़ा बहुत देख लो, क्वेश्चंस पहले आते थे, अब इतना क्लैट पूछता नहीं है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपका लैंडमार्क केस लॉज का रजिस्टर ऐसे बन जाएगा पूरा पूरा, और उसके अंदर में आपका करीब 2 से 3 पन्ना हर लैंडमार्क केस लॉ के लिए आपको डालना चाहिए। रीसेंट केस लॉ पढ़ रहे हो, रीसेंट केस लॉ के लिए ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि आप लोग को ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, आपको केवल नेम ऑफ द केस पढ़ना है। आप लोग को केवल जो उसमें इंपॉर्टेंट रेशियो डिसरेंडाई है, रेशियो डिसरेंडाई आप देखो और कुछ मत देखो। इंपॉर्टेंट केसेस क्या साइड किए थे, मान लो अगर बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लिया, और आपका क्या लॉ इन्वॉल्व था, जो जो लॉज उसके अंदर रेफर करे हैं वो सारे आप देख लेना। उसके बाद अपना आगे बढ़ जाओ, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसके बाद में लास्टली अगर आप बात करते हो क्या सोर्सेज आपको इस्तेमाल करने, जैसे मैंने कहा एके जैन, यूट्यूब का इस्तेमाल कर लो, कोचिंग के अच्छे नोट्स मिल जाए वहां का इस्तेमाल कर लो, या फिर आप ऑनलाइन जाइए नेट्स पे जाके जिस सब्जेक्ट का आप पढ़ाई करो वहां के नोट सर्च कर लो, आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा लाइव लॉ बार एंड बेंच के अंदर केस लॉ डाइजेस्ट होते हैं, वो आपको यूज करने केस लॉज वगैरह के लिए। फिर मॉक पेपर्स की बात आए तो आप संभव लॉ या फिर किसी और अच्छे रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन के आप मॉक पेपर्स जरूर से एनरोल करिए। कम से कम कोशिश करिए 25 से लेकर 30 मॉक पेपर्स लगाने का, और ये 25 से 30 मॉक पेपर्स जो है आपको लास्ट के जो 1 से लेकर 2 महीने होंगे उसमें आपको बेसिकली लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप इतना कर लेते तो आप आराम से 35-40 के आसपास स्कोर कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और इसके अलावा मान लो अगर आपको कोई डाउट्स है रिगार्डिंग, मतलब मान लो कोर्स में एनरोल करना है, कुछ भी अगर पूछना है, और भी कोई चीज कि जैक एंट्री कैसे काम करता है, क्या होता है, तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।